आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज कहते किसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का महत्व क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में कैसे परिवर्तन होता है, एक देश के द्वारा जो आयात और निर्यात हैं उनका भुगतान कैसे होता है, एक देश के लोग अगर दूसरे देश में निवेश करते हैं या वहाँ से कोई दूसरा देश पूंजी देता है, निवेश करता है भारतीय उद्योगों में, तो उस निवेश का हिसाब कैसे रखा जाता है। क्योंकि समस्या है कि विभिन्न देशों की करेंसी का मूल्य अलग अलग है, उस मूल्य के पीछे भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें हम ये मान के चलते हैं कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य दिया हुआ है। और ये भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मुद्रा का जो मूल्य है उसकी तुलना के आधार पर एक्सचेंज की जो दर है, विनिमय दर जिसको हम कहते हैं, का निर्धारण किया जाता है। तो हम ये कहेंगे जैसे एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज मार्केट का मतलब है कि जिस मार्केट के अंदर विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है, विभिन्न देशों के आपस में लेन देन के संबंध हैं, तो हर देश किसी एक देश से ही मुद्रा का वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं रखता, बल्कि एक देश के सैकड़ों देशों से संबंध हो सकते हैं। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सैकड़ों देशों की मुद्राएं होती हैं, लेकिन उन मुद्राओं में उन मुद्राओं का अपना अपना एक्सचेंज रेट होता है, और उन एक्सचेंज रेट के आधार पर विदेशों से प्राप्त भुगतान और विदेशों से प्राप्त प्राप्तियां सेटल की जाती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम पहले परिभाषित करेंगे। वो मार्केट जिसके अंदर विदेशी मुद्राओं का आपस में लेन देन होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। इसके लिए भी जैसे हमने अर्थशास्त्र में आपको पहले बताया है, मार्केट का मतलब किसी क्षेत्र विशेष से नहीं, इसका तो पूरी पृथ्वी से है, पूरे ग्लोब से है, और इस मार्केट के अंदर सभी प्रकार की मुद्राएं हैं, और वो मुद्राएं भी एक प्रकार से आज के जो समय में एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स भी हैं। जैसे हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम अकाउंट्स में ही एंट्री कर देते हैं, कितनी करते हैं ये डिपेंड करेगा कि किस मुद्रा का मूल्य कितना है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी जो मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनका इकट्ठे होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका संपर्क में होना ज़रूरी है। तो ऐसा मार्केट जिसमें बायर्स और सेलर्स, विदेशी मुद्राओं के बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के संपर्क में हैं, और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो मुद्रा इन रियल टर्म्स यानी कि वास्तव में जो कॉइन्स एंड नोट्स हैं उनको आपस में बदलते हैं, या वो अपने अपने अकाउंट्स में एंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के मूल्य के बराबर करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं, उनके अपने अपने अकाउंट्स हैं। तो इस प्रकार का जो लेन देन है वो ग्लोबल चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, और ये ज़रूरी नहीं
कि भारत का एक्सचेंज मार्केट करने वाला भारत में ही के ही लोगों से लेन देन करता है? नहीं। क्या या वो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर से ही लेन देन करता है? वो ग्लोबली कभी भी कहीं भी किसी भी देश में ऑफर कर सकता है लेना और देना। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट जैसे मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट विनिमय दर का मतलब एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में किस भाव पर परिवर्तन होगा। ये डिपेंड करेगा कि किसी मुद्रा का इंटरनल मूल्य क्या है। इंटरनल मूल्य का मतलब क्या है? जैसे कोई वस्तु, कॉमन वस्तु जिसके रूप में मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जा सके, जैसे $1 है, वो अमेरिका के अंदर 40 रुपये का सामान खरीदता है। भारत $1 जो सामान खरीदता है या वस्तुएं खरीदता है, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि $1 अमेरिका के अंदर 40 किलो गेहूँ खरीदता है और भारत का ₹1 1 किलो गेहूँ खरीदता है। इसका मतलब है भारत में डॉलर की जो परचेजिंग पावर है, भारत में रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो 1 kg वीट है, और अमेरिका के अंदर डॉलर की जो परचेजिंग पावर है वो 40 kg वीट है। तो हम कहेंगे कि डॉलर जो है वो 40 गुना ज़्यादा क्रय शक्ति रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि $1 40 रुपये के बराबर होगा। ये तो हो गया परचेजिंग पावर के हिसाब से, इंटरनल परचेजिंग पावर की समानता। अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय मार्केट है उसके अंदर हम इसके आधार पर भी करते हैं। पुराने समय की बात है, लेकिन आज के दिन इस प्रकार की वो नहीं है। आज तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। किसी देश की मुद्रा की मात्रा का मूल्य, कोई देश अधिक उत्पादन करता है वस्तुओं और सेवाओं का, और उससे वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने वाले लोग देश बहुत सारे हैं, तो वो देश उस देश की मुद्रा की मांग करेंगे और वो मार्केट से खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की मुद्रा की डिमांड बढ़ गई। उस देश की मुद्रा की जब डिमांड बढ़ती है तो वो मुद्रा महंगी हो जाती है। यानी कि जो भारतीय व्यापारी $1 खरीदने के लिए 40 रुपये देने के लिए तैयार था, वो अब 42-43 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर एप्रिशिएट हो गया। डॉलर का की जो मूल्य था वो भारतीय मुद्रा के रूप में बढ़ गया, और भारतीय मुद्रा है उसका मूल्य डॉलर के रूप में गिर गया। तो इसके मुद्रा एक्सचेंज रेट के निर्धारण के संबंध में 2-3 थ्योरीज हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी है। किसी देश का लेन देन के आधार के ऊपर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में कारगर है। फिर है, हम आपसे बात करेंगे भी एक्सचेंज रेट है वो कितने प्रकार की है। एक्सचेंज रेट 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। नंबर 2 फ्री फ्लोटिंग का मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो मुद्रा, वो मांग और पूर्ति के आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए अमेरिका के किसी सामान की या इंग्लैंड से आने वाले किसी सामान की मांग बढ़ जाती है। मान लीजिए इंग्लैंड है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करता हो, एक्सपोर्ट करता हो, और हमारे देश के जितने भी डीलर वो हैं इम्पोर्टर, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट करना शुरू कर दे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो क्या होगा कि एक प्रकार से पाउंड की मांग बढ़ जाएगी। पाउंड मान लीजिए 80 रुपये का है आज के दिन, तो वो 82 रुपये, 83-84 रुपये तक भी लोग उसको खरीदेंगे। तो हम कहेंगे भाई पाउंड का मूल्य एप्रिशिएट हो गया।
तो इस प्रकार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हैं वो फिक्स की रखी जाती हैं, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। तो पहले हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का तरीका था जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड में कि हर करेंसी अपना, हर देश की करेंसी अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सोने के रूप में अपनी परचेजिंग पावर निर्धारित करेगी। जैसे भारत का रुपया कहे कि मैं हमारा 1 रुपया 10 ग्रेन गोल्ड खरीद सकता है। ग्रेन क्या का मतलब है? सोने का एक मापने की तोल की एक इकाई है, छोटी से छोटी, तो उसको हम ग्रेन कहते हैं। तो सोने का 10 ग्रेन खरीदता है, और डॉलर है वो मान लीजिए 40 ग्रेन खरीदता है, 40 ग्रेन खरीदता है $1। तो $1 और भारतीय रुपये, क्योंकि वो 10 ग्रेन की बजाय 10 ग्रेन है, उससे 4 गुना ज़्यादा खरीदता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर है वो 4 गुना, 1 रुपये, $1 की वैल्यू है वो 4 रुपये है। तो इसके आधार पर हर देश को अपनी करेंसी का मूल्य डॉलर इससे सोने से जोड़ना होता है, या फिर डॉलर से, और डॉलर सोने से जुड़ा था। तो इसका मतलब चाहे डॉलर में कह लो चाहे सोने में कह लो, बात एक ही है। लेकिन एक समय आया कि डॉलर थी वो इनकन्वर्टिबल करेंसी बन गया। इनकन्वर्टिबल करेंसी, कन्वर्टिबल का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि अमेरिका गारंटी देता है कि हमारा $1 40 ग्रेन सोना खरीदता है, तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की गारंटी है कि वो 40 ग्रेन सोना $1 के बदले कोई भी आदमी 40 ग्रेन सोना हमसे प्राप्त कर सकता है, ये गारंटी है। ये कन्वर्टिबल करेंसी है, करेंसी कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड, एंड गोल्ड है वो कन्वर्टिबल इनटू करेंसी, ये था। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा हार्ड सिस्टम था, इसके अंदर गोल्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। आफ्टर दैट क्या हुआ कि 70s के आसपास सभी ने गोल्ड स्टैंडर्ड था 1930 के आसपास छोड़ दिया, और गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ने के बाद पेपर स्टैंडर्ड आ गया। और पेपर स्टैंडर्ड के अंदर USA जैसे देशों ने भी अपनी करेंसी को इनकन्वर्टिबल बना दिया। इनकन्वर्टिबल का मतलब वो बोले कि हम ये गारंटी नहीं देते कि हमारा सोना, हमारा जो डॉलर है वो फिक्स तौर पर 40 ग्रेन सोना खरीदेगा। नहीं भाई, मांग और डिमांड और सप्लाई के ऊपर सोने के भाव निर्धारित होंगे। तो हमारी करेंसी वो इनकन्वर्टिबल करेंसी है, और इनकन्वर्टिबल करेंसी होने के बाद जो अन्य जो देश थे उन्होंने भी अपनी करेंसी को इनकन्वर्टिबल बना दिया। वो भी अपनी करेंसी का मूल्य अब गोल्ड में कोट नहीं करते। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, अच्छा। तो और इसमें एक मेंबर कंट्री था, वो अपनी पार वैल्यू को चेंज भी कर सकता था, उससे स्वतंत्रता थी। लेकिन चेंज करेगा, मान लीजिए भारत एक एक्सचेंज रेट को अपने पक्ष में करना चाहे, ये कहे कि भी हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो तो ज़्यादा है गोल्ड की बजाय, उसकी इनकी 40 है, 40 नहीं, हम तो हमारा रुपया तो $20 हमारे मतलब जो डॉलर के बदले रुपया है वो $20 हैं, ये कर दे या तो हम क्या कहें? तो इससे हमारे ऊपर ऐसा करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे USA से लेन देन है। तो क्या होगा कि अगर हम अपनी करेंसी को एप्रिशिएट कर देते हैं, ओवर वैल्यू कर देते हैं, ओवर वैल्यूएशन, तो क्या होगा कि हमारे लिए आयात है वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो निर्यात हैं वो महंगे हो जाएंगे। निर्यात महंगे होने से हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं रहेगी। अगर हम अपने रुपये, पहले तो वो $1 में 40 रुपये का सामान लेते थे, अब 20 रुपये का सामान मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर के रुपये में
डॉलर की तुलना में रुपये को हमने ओवर वैल्यू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि भारतीय जो एक्सपोर्ट है वो विदेशों के लिए महंगे हो गए। इसीलिए वो क्यों खरीदेंगे भारत से, और भारत से नहीं खरीदेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग हैं जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर बेरोजगारी छाएगी, और बेरोजगारी छाने से मंदी आएगी। तो ऐसा करना भी कठिन है। हम कई बार क्या करते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी का मूल्य गिरा देते हैं। गिरा देने से क्या होगा, विदेशों में हमारे आयात और सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते होंगे तो हमारे उद्योग जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनकी मांग ज़्यादा हो जाएगी उनके सामान की, और उनके सामान की मांग ज़्यादा होगी तो वो अधिक उत्पादन करेंगे और रोज़गार भी अधिक देंगे। इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो इंपोर्ट हैं, जो हमारे ज़रूरी आयात हैं, वो हमारे महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तो हम $1 का क्रूड ऑयल लेने के लिए हम 40 रुपये देते थे, अब हम $1 का क्रूड ऑयल लेने के लिए हम 50 रुपये देंगे। इसका मतलब ये होगा कि भारतीय लोगों के लिए वहाँ का सामान है वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इसका भी बुरा असर होता है। इसलिए ये करना इतना आसान भी नहीं है। तो एक्सचेंज रेट के जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसके अपने कुछ गुण हैं और उसके अपने कुछ दोष भी हैं। और जो जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर थोड़े रिस्क कम हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट के अंदर परिवर्तन नहीं होते और हमें सर्टेन है कि हमें कितना लेना और कितना देना है। फिर उसके लिए हमारे लिए जो आयात करना, डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ों को लेना है उसका हमें पता है, और उसको लेने के लिए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा। लेकिन फिर इंटरनल स्टेबिलिटी, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग का कोई स्थान नहीं रहता। हेजिंग का मतलब क्या है, जो मार्केट के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव हैं फॉरेन करेंसी की वैल्यू में, और किसी सौदे के होने और पेमेंट के होने के बीच के गैप है, जो टाइम पीरियड है, उसी के बीच बाई चांस 3 महीने का लेने और देने का करार हुआ है, और 3 महीने के बीच जो आज हमने सौदा किया है उसका जब पेमेंट का समय आएगा तब तक करेंसी की वैल्यू या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो अगर घटती है करेंसी की वैल्यू, किसी देश की एक्सचेंज रेट गिर जाती है बाई चांस, जैसे मान ले यूएसए का इंपोर्टर है और डॉलर का ये नाम है, पाउंड ब्रिटेन का एक्सपोर्टर है, दोनों ने सौदा किया है, तो यूएस का इंपोर्टर के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। मान लीजिए डॉलर पाउंड की वैल्यू बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो डॉलर के रूप में अधिक पेमेंट देनी पड़ेगी उसको 3 महीने बाद, और इससे अनसर्टेनिटी आएगी। इसी का उल्टा हम उधर भी कह सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने उधर से पाउंड लिया है, पाउंड को देने वाला देनदारी पाउंड के रूप में है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि पाउंड की वैल्यू गिर जाती है, और तो इसका मतलब क्या होगा कि पाउंड अधिक मात्रा में देने होंगे यूएस ब्रिटेन के इंपोर्टर को। तो इससे क्या होगा, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्पेकुलेशन और हेजिंग करते हैं। वो हेजिंग की है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। फिर इंटरनल स्टेबिलिटी भी रहती है क्योंकि बाहर से इन्फ्लेशन इंपोर्ट नहीं हो रहा है, और इन्फ्लेशन जो है महंगाई वो हम विदेशों से भी आयात कर रहे हैं। जैसे हम महंगा तेल खरीद के, हम महंगा बेच के, हम भारतीय उत्पादों की लागत को बढ़ा लेते हैं और वो महंगे हो जाते हैं। इसका मतलब जो इंपोर्ट है वो जो महंगाई है वो हमने आयात की है। और कैपिटल एस्टिमेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट हैं,
एनकरेज करती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। लिक्विडिटी है वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो फ्लक्चुएशन है मार्केट के एक्सचेंज रेट के अंदर होने वाले उसके लिए लिक्विडिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट फोस्टरिंग द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थैंक यू।